भवतां सर्वेषां स्वागतम्। नमो नमः। संस्कृतायनम के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सभी संस्कृतायनम के संस्कृत, संस्कृति और विज्ञान इन तीनों के इस समागम के अनवरत साथी हैं, अनवरत जुड़ रहे हैं। इस हेतु मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी करें और साथ ही यदि आपको इसके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आपके विचार आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से भी हमें लाभान्वित करते चले। आप लाइव चैट में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और यदि आपके कोई प्रश्न है इस व्याख्यान से संबंधित तो आप उन प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं, जिससे कि हम उन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का कार्यक्रम केंद्रित है संस्कृत और हम, एक संवाद आपके साथ, भाग 14 और विषय है वयम संस्कृतम वदामः। वी स्पीक संस्कृत। वयम संस्कृतम वदामः एक सकारात्मक वाक्य है, लेकिन कई बार यह हमारे लिए एक प्रश्न के समान बन जाता है। यह हमारे लिए एक ऐसा प्रश्न बन जाता है जिस प्रश्न का समाधान करने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है, किंतु वह अनवरत प्रयास सफल हो पा रहा है या नहीं, अभी इसके लिए हमें और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। वयम संस्कृतम वदामः जहां पर हमें एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है, एक आधार प्रदान करता है, वहीं पर इस पर लगा हुआ जो प्रश्न है वह प्रश्न चिन्ह हमें निश्चित रूप से एक कमजोर, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि हम भाषा में जिस प्रकार से हमें उन्नति करनी चाहिए उस उन्नति के प्रतीक न बन पाने की स्थितियों में लेकर चला जाता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा के 4 सोपान होते हैं और भाषा के 4 सोपान अर्थात भाषा किस प्रकार से सोपानों के माध्यम से जुड़ी हुई है। भाषा के 4 सोपान अर्थात श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। श्रवण हम कानों से करते हैं, भाषण हम मुख से करते हैं, पठन हम आंखों से करते हैं और इसी के साथ साथ हम जब बात करते हैं लेखन की तो वह हम हाथों से करते हैं। तो जहां पर श्रवण, भाषण, पठन और लेखन ये 4 सोपान हैं और इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर इसी के माध्यम से सबसे पहले हम किसी भाषा का श्रवण करते हैं, उसके बाद उसका भाषण करना सीखते हैं, उसके पश्चात उसका पठन और लेखन करना सीखते हैं, तो हम ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन यदि हम इस क्रम को तोड़कर, इस क्रम का विच्छेद कर, इस क्रम के अनुसार भाषा को नहीं सीखते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अधोगति को प्राप्त करते हैं। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में भी हम इस समस्या को लगातार देख रहे हैं। संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कठिना नास्ति, एतत् वयं सर्वे शृणुमः। किंतु जब उस भाषा के प्रयोग की बात आती है तो उस भाषा के प्रयोग के समय पर हमें उसमें कठिनाई सी प्रतीत होने लगती है और जो भाषा हमारे व्यवहार से जुड़नी चाहिए थी, जो भाषा हमारे वैचारिक आदान प्रदान से जुड़नी चाहिए थी, वह भाषा केवल पठन और लेखन तक सीमित हो जाती है। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने भाषा के इन 4 सोपानों को क्रम से विकसित करें और ये 4 सोपान श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवणम अर्थात सुनना अर्थात स्पीकिंग, भाषणम अर्थात बोलना अर्थात स्पीकिंग, पठनम अर्थात पढ़ना अर्थात रीडिंग और लेखनम अर्थात लिखना। श्रवणम
लिसनिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन चारों कौशलों को हम एक साथ देखते हैं और इन चारों कौशलों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम जब भाषा के दृष्टिकोण पे बात करते हैं तो भाषा के दृष्टिकोण में कई विचार ऐसे आए जिन विचारों ने हमें आहत भी किया। एक रघुनाथ सफाया नाम के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद हुए। उनका संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम देखते हैं कि भाषा के क्षेत्र में हम कई बार भाषा में विचारों के आदान प्रदान को महत्व नहीं देते। और ऐसा ही डॉक्टर रघुनाथ सफाया के इस कथन से भी स्पष्ट होता है। उन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत शिक्षण में कहा, सामान्य और सरल विचारों को शुद्ध तथा सादा भाषा में व्यक्त करने की योग्यता, इस उद्देश्य पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। इस लाइन को देखिएगा, इसमें लिखा है कि इस उद्देश्य पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। संस्कृत में ग्रहण अधिक आवश्यक है, अभिव्यक्ति नहीं। हम छात्र से यही आशा करते हैं कि वह संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर ग्रंथों का अध्ययन कर सके, अपने मौलिक विचारों को संस्कृत में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। और जब इस कथन को हम पढ़ते हैं तो जो आज की समस्या है, उस आज की समस्या से हम अवगत हो जाते हैं। हम स्पष्ट कर पाते हैं कि वर्तमान में समस्या क्या है। तो वर्तमान में भी हम संस्कृत भाषा में हम किताबें पढ़ लें, संस्कृत भाषा में हम अनुवाद कर लें, संस्कृत भाषा के माध्यम से विविध विषयों को जान लें, यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अभिव्यक्ति अर्थात संस्कृत भाषा में हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें, स्वयं अपना लेखन कौशल विकसित कर सके, रचनात्मकता के अंतर्गत नए नए कार्य कर सकें, इसकी महत्ता कम होती चली गई। और यही कारण था कि भाषा के अंदर रटन विद्या अधिक प्रोत्साहित हुई, प्रेरित हुई। क्योंकि जहां पर अभिव्यक्ति नहीं होगी वहां पर केवल और केवल वही कुछ प्रदान किया जाएगा जो प्रदान करना आसान भी होगा और जिसे हम ग्रहण के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में धातु रूपों, शब्द रूपों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डाटाज, बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे शब्द हमारे अंदर इकट्ठे हो गए। लेकिन उन्हें जब अभिव्यक्त करने की बात आती है, भाषा के माध्यम से बोलने की बात आती है, तब ऐसा रचनात्मक कौशल का विकास हम नहीं कर पाए। और यह सबसे बड़ी समस्या बनी भाषा के शिक्षण के अंतर्गत। और यही कारण है कि संस्कृत भाषा का जो शिक्षण था, वह शिक्षण प्रभावी होने की जगह पर धीमे धीमे कमजोर होता चला गया। एक शिशु का जो जीवन होता है, उस जीवन में हम ये देखते हैं कि वह किस प्रकार से श्रवण से भाषण तक पहुंचता है। एक छोटा सा बच्चा, जिस बच्चे ने सबसे पहले अपने सुनने वालों के द्वारा या फिर बोलने वालों के द्वारा किसी न किसी भाषा को सुना होगा। यदि हम एक छोटे से बच्चे की बात करें और उस छोटे से बच्चे के जीवन को लें, और वह विद्यार्थी, वह बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में किसी भाषा को सुनता है, तो यदि हम उसे एक सामान्य रूप में इस प्रकार से स्वीकार करें कि प्रतिदिन 8 घंटे प्रति मिनट एक वाक्य यदि वह सुनता है, तो प्रथम शब्द के उच्चारण में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। 6 माह अर्थात 30 दिन, प्रत्येक माह में 30 दिन अर्थात कुल 180 दिन। इन 180 दिनों को और आगे बढ़ते हैं तो 8 घंटे, और 8 घंटों को यदि हम 60 मिनट से गुणा करते हैं तो 480 शब्द प्रतिदिन आते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वाक्य अर्थात एक वाक्य के माध्यम से 4 जो विद्यार्थी हैं या कोई छोटा बालक है या कोई शिशु है, वह शिशु जब वाक्यों को सुनता है तो वह वाक्यों को लगभग 480 शब्द प्रतिदिन सुन लेता है। और जब इन 480 शब्द जो कि वह प्रतिदिन सुनता है, इसे 180 दिन से गुणा करते हैं तो लगभग 86,400 शब्द वह सुन पाता है। यदि हम 6 महीने बाद भी उसके माध्यम से 1-2 शब्दों को सुन पाते हैं तो देखिए कितना बड़ा श्रवण संस्कार उस तक पहुंचा था। एक भाषा किस प्रकार से उस तक पहुंची थी, कितने शब्दों को सुनाया गया
तब जाकर के उस बच्चे ने बोलना शुरू किया। क्या हम संस्कृत भाषा को उस प्रकार से सुनते हैं? हम संस्कृत भाषा का श्रवण उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, और जब इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा का श्रवण नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हम संस्कृत नहीं बोल पाते हैं। तो यदि हमें श्रवण से भाषण की ओर अग्रसर होना है, श्रवण से भाषण तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होना है, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक संस्कृत को सुनना शुरू करें। और क्योंकि संस्कृत सुनना तभी संभव है जब कोई संस्कृत बोलता हो, तो इसलिए संस्कृत का श्रवण और भाषण, ये दोनों ही पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। संस्कृत शिक्षक जो आज योग्यता के माध्यम से हम देखते हैं कि अनेक संस्कृत शिक्षकों की विज्ञप्ति भी निकलती है और संस्कृत शिक्षकों का आवेदन भी प्राप्त होते हैं, संस्कृत शिक्षक उसके लिए तैयारी भी करते हैं। लेकिन संस्कृत शिक्षकों में हम जब योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता के पैमाने क्या है? योग्यता के दो बड़े पैमाने हैं, एक भाषिक ज्ञान और दूसरा है व्याकरणात्मक ज्ञान। अर्थात संस्कृत शिक्षक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भाषा की जानकारी होनी चाहिए, साहित्य की जानकारी होनी चाहिए, शास्त्रीय जानकारी होनी चाहिए और व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वह शिक्षक संस्कृतम वक्तुम शक्नोति अथवा न, संस्कृत का श्रवण उसमें विकसित हुआ है या नहीं, वह स्वयं संस्कृत का संभाषण कर सकते हैं या नहीं, क्या यह एक संस्कृत शिक्षक की योग्यता नहीं होनी चाहिए? मेरा मानना है कि निश्चित रूप से होनी चाहिए। और वर्तमान संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे संस्कृत शिक्षकों का कोई भी पद प्राप्त करना हो, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं, दो कौशल हैं, जिन कौशलों का परीक्षण होना आवश्यक है। संस्कृत श्रवणम और संस्कृत संभाषणम, यदि हमने इन दो कौशलों को छोड़ दिया, तो जब समाज में संस्कृत शिक्षक पहुंचेंगे, तो क्योंकि वे स्वयं बोलना नहीं जानते, क्योंकि वे स्वयं संस्कृत का संभाषण नहीं कर पाते हैं, अतः उनके विद्यार्थियों में संस्कृत का श्रवण विकसित नहीं हो पाएगा। तो यदि हमें आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत वे बोल सकें, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि आज की पीढ़ी को संस्कृत सुनाई जाए। और संस्कृत सुनाने का माध्यम कौन हो सकता है? संस्कृत सुनाने का माध्यम वे शिक्षक हो सकते हैं, जो शिक्षक उनके पास संस्कृत भाषा को लेकर के जाते हैं। वह परिवार हो सकता है, जो परिवार संस्कृत बोलता हो, और इसी के साथ साथ ऐसे अनेक लोग हो सकते हैं जो संस्कृत के प्रति अनुराग रखते हैं। मेरा मानना है कि भारत में ऐसे लोग अनेक हैं जो कि संस्कृत भाषा को सीखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब संस्कृत भाषा के शिक्षण की आवश्यकता की बात की जाती है, तो उसके अंतर्गत संस्कृत को बोलने और सुनने की आवश्यकता की भी बात की जाती है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इस व्याख्यान को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। वंदना सेन जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन और आपको नमस्कार। और साथ ही जो भी लोग जुड़ रहे हैं, वे एक तो इस व्याख्यान को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, और साथ ही इस व्याख्यान में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रश्न भी आमंत्रित हैं। आप यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो लाइव चैट में अवश्य लिखें। जब हम बात करते हैं इस योग्यता की, तो इस योग्यता का पैमाना चूंकि थोड़ा बिगड़ा हुआ सा है, इसी कारण से संस्कृत शिक्षण का जो ढांचा है या संस्कृत शिक्षण का जो भवन है, वह भवन विकसित नहीं हो पाता है। यह भवन आपको गिरता हुआ दिख रहा है। इस भवन में 4 सोपान हैं, जो कि 4 स्तंभों के रूप में हैं: भाषणम, लेखनम, पठनम और श्रवणम। इसमें से भाषणम का जो स्तर है, भाषणम का जो स्तंभ है, वह लगभग गिर सा गया है। हम मानते हैं कि अनेक लोग आज इस भारत देश में संस्कृत बोलते हैं। विश्व में भी ऐसे लोग हैं जो कि संस्कृत संभाषण करते हैं, लेकिन
जिस जनसंख्या तक, जिस सामान्य जन तक हमें संस्कृत भाषा को पहुंचाना है, उसके लिए अभी इस प्रकार के संस्कृत संभाषण करने वाले लोगों को और अधिक तैयार करने की आवश्यकता है। और यह प्रयत्नों के द्वारा ही संभव होगा। प्रयत्न जितने अधिक सार्थक होंगे, हमारी इच्छाएं जितनी अधिक सशक्त होंगी, उतना ही सुदृढ़ भवन विकसित हो सकेगा। इसी के पश्चात यदि हम बात करें कि संस्कृत सीखने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण कुंजी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण की क्या है, तो संस्कृतेन संभाषणम। जिस भाषा को यदि हम समाज में, व्यवहार में प्रयोग होता हुआ देखते हैं, तो ऐसी भाषा स्वयमेव विकसित होती चली जाती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास भी इसी माध्यम से होता हुआ चला गया। जब हम समाज में उसका प्रयोग होते हुए देखते हैं, तो जिस भी समाज में जिस भी भाषा का प्रयोग होता है, जिस भी राष्ट्र में, जिस भी देश में किसी भी भाषा का प्रयोग होता है, वह भाषा बड़ी सरलता के साथ में विकसित हो जाती है। लेकिन जहां पर इस प्रयोग में कमी हो जाती है, वहां पर उस भाषा का विकास नहीं हो पाता है। यदि हम सब ये मानते हैं कि संस्कृत भाषायाः विकासः भवितव्यः, तर्हि प्रयासः अपि आवश्यकः। प्रयासः बहवः भवन्ति, अनेक प्रयास हो रहे हैं। संस्कृत भारती, लोक भाषा प्रचार समिति, भारत संस्कृत परिषद, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और इसी तरह के अनेकानेक संस्थाएं, संगठन हैं जो कि अनवरत रूप से संस्कृत भाषा के इस प्रकार से चारों कौशलों के विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और वे प्रयास निश्चित रूप से बहुत सार्थक भी हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में और संपूर्ण विश्व में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अभी जो भी हम सामान्य लोग हैं, इन्हें अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो भारत के प्रत्येक शिक्षक हैं, वे शिक्षक इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, आइए कुछ और देखते हैं। इस चित्र में भवन्तः किम पश्यन्ति, एकम कारयानम अस्ति। यहाँ पर एक छोटा सा कारयान है और उस कार के अनेक भाग होते हैं, हम सब जानते हैं। ऊपर लिखा है एतस्य कारयानस्य भागाः के ते भागाः कथं कार्यं कुर्वन्ति इति जानामि, परंतु कारयानम चालयितुं न शक्नोमि। यदि कोई हमें ये कहे कि इस कार के कौन कौन से भाग हैं, इस कार में किस किस तरह के पार्ट्स लगे हैं, किस किस तरह के इसके अंग हैं, हम वो जानते हैं। हाँ, लेकिन मैं इस कार को चलाना नहीं जानता। तो आप बताएं कि क्या उस कार की हमारे जीवन में वह जिस आवश्यकता को वह पूरा कर सकती है, क्या वह आवश्यकता को पूरा कर पाएगी? क्या यदि हम उसे चलाना नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उस कार की हमारे लिए उपयोगिता रह पाएगी? मेरे ख्याल से नहीं। अब इसी कार के नीचे आप देखिए भाषा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिस भाषा के अंगों को हम जानते हों, उसके धातु रूपों को हम जानते हों, उसके शब्द रूपों को हम जानते हों, किंतु उसका प्रयोग करना नहीं जानते हो, उसे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वह भाषा भी हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उस भाषा के अंगों को भी जानें और साथ ही उसके प्रयोग को भी समझें, उसके व्यवहार को भी समझें, उसकी उपयोगिता को भी समझें। अतः बहुत आवश्यक है कि हम इस भाषा के समस्त अंगों को जानने के साथ साथ उसके प्रयोग, उसके चलाने के तरीके, उसके उपयोग के तरीके को जानने का प्रयास करें। इसी प्रकार से एक कार का शोरूम है और उस कार के शोरूम में यदि एक कार खड़ी है और उस कार के शोरूम के मालिक कहते हैं कि देखिए, ये जो कार है ना, ये कार बड़ी विशेष है। क्यों विशेष है? नीचे लिखा हुआ है एतस्य यानस्य कदापि दुर्घटना न अभवत्, यतः तद् यानम कदापि मार्गे
न गतवत। यदि आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है तो जरूर आप लाइव चैट में भी लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस कार के, इस यान के या इस कार के कभी दुर्घटना नहीं हुई। और दुर्घटना क्यों नहीं हुई? तो दुर्घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये कभी मार्ग पर गई ही नहीं। अब जो मार्ग पर नहीं जाएगी उसकी दुर्घटना तो होना संभव नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना न होने के कारण, क्योंकि वह मार्ग पर नहीं गई, इसलिए वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वह बहुत उपादेय है, हम नहीं कह सकते। कारण, क्योंकि जिसका उपयोग ही नहीं हुआ, जिसका प्रयोग ही नहीं हुआ, उसकी क्या महत्ता। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसके मर्म की बात यह है, यदि आप मर्म को समझ पाए हैं तो अवश्य लाइव चैट में लिखिएगा। इसका वैसे मर्म यह है कि जो यह कार का बात यहाँ पर दुर्घटना के संबंध में कही गई है, यहाँ पर मूल बात, मूल मर्म यह है कि भाषा, जिस भाषा का हम प्रयोग ही नहीं करते, उस भाषा को यदि हम केवल ईश्वरीय दैवत्व के रूप में, ईश्वरीय भाषा के रूप में, देववाणी के रूप में केवल कह देते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते, उसे बोलने की कोशिश नहीं करते, तो वह केवल देववाणी रह जाएगी। वंदना सेन, बहुत अच्छा लिखा है आपने कि जो बोलने की कोशिश नहीं करेगा, जो बोलने की कोशिश नहीं करेगा, वह केवल और केवल देववाणी कहकर इसे संबोधित कर दे, देववाणी के रूप में उनकी पूजा अर्चना करता रहे, लेकिन वास्तविक रूप में उसकी उपयोगिता नहीं है। जब हम बोलने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी त्रुटियां भी होंगी, कभी कभी गलतियां भी होंगी। और जब गलतियां होंगी तो क्या होगा? उस गलतियों के कारण से हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ, हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ त्रुटि हुई है। लेकिन त्रुटि होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि दुर्घटना ना हो तो क्या हम उसे कार के शोरूम में रखते हैं? यदि हम चाहते हैं कि उसका उपयोग हो तो उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, उसमें दुर्घटना भी हो सकती है। जब आप संस्कृत बोलेंगे तो संस्कृत बोलने में अशुद्धि भी हो सकती है, और ऐसी अशुद्धि से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, जो प्रारंभिक रूप से संस्कृत भाषा से जुड़ रहे हैं, ते शुद्धम वदेयुः अशुद्धम वदेयुः, वे शुद्ध बोलें या अशुद्ध बोलें, इसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे कि छोटा सा बच्चा जब वह भाषा को बोलना शुरू करता है तो वह कई बार तुतला कर बोलता है, कई बार इस प्रकार से बोलता है कि भाषा में हमें कई बार हंसी भी आती है, कई बार उसके भाषा के कथनों से भी हमें लगता है कि देखिए किस प्रकार से बोल गया। लेकिन वह बच्चा कभी घबराता नहीं है, वह विद्यार्थी कभी उस भाषा के प्रयोग को छोड़ता नहीं है, अपितु वह उस भाषा के निरंतर प्रयोग करने का प्रयास करता रहता है। और यही वह मूल बात है जो कि हमें सीखनी है। इसी मूल बात के माध्यम से ही, इसी मूल तथ्य के माध्यम से ही हम भाषा से अनवरत रूप से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए यदि अशुद्धि हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमसे त्रुटियां हो रही हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे उस भाषा को बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन यदि हमने उसका अभ्यास करना छोड़ दिया, उसे बोलना छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में वह भाषा हमसे दूर हो चली जाएगी। अतः हमें प्रयास करना है कि दुर्घटना से ना घबराते हुए हमें कोशिश करनी है कि हम उसे बेहतर तरीके से प्रयोग करना सीख जाएं। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर चित्र है। कई बार हम क्या करते हैं कि संस्कृत भाषा को देववाणी मान करके संस्कृत भाषा का बहुत पूजा सत्कार करते हैं। संस्कृत भाषा को एक ऐसे लॉकर में कैद कर लेते हैं, एक ऐसे लॉकर में रख लेते हैं, उसके प्रति इस प्रकार की भाव रखते हैं कि संस्कृत तो देववाणी है, संस्कृत तो ऐसी महती भाषा है, संस्कृत को तो हमें पूजा और आदर करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से संस्कृत के साहित्य, संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत के शास्त्र, संस्कृत के वेद बहुत ही पूजनीय हैं, लेकिन उससे भी अधिक उनका प्रयोग आवश्यक है, उनका व्यवहार आवश्यक है,
उनको याद रखना, उनको स्मरण करना, उनको पढ़ना आवश्यक है। यदि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल उसका पूजा अर्चना के माध्यम से व्यवहार करते रहेंगे, तो वह पुस्तक तो हमारे घर में होगी, लेकिन उस पुस्तक में निहित ज्ञान हमसे दूर रहेगा। जिस प्रकार से यदि हम एक पुस्तक खरीद लें और पुस्तक को खरीद कर लाकर अपने घर में किसी स्थान पर रख लें और उस स्थान पर रखकर उसकी रोज पूजा करें, रोज उसकी अर्चना करें, तो क्या पूजा और अर्चना के माध्यम से केवल उस पुस्तक का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा? कदापि नहीं। यदि आपको ये बात सही लगती है तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में भी लिखें, क्योंकि आपके विचारों से जुड़ना इस संवाद कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और अर्चना रस्तोगी भी साथ में जुड़ी हुई है, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं ओम प्रकाश बैरवा जी भी आप जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जो एक प्रयास होने चाहिए, जो एक कोशिश होनी चाहिए, उस कोशिश के अंतर्गत हमें भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हम जितना अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे, उतनी ही भाषा हमारे हृदय के नजदीक पहुंचेगी, उतनी ही भाषा से हम अपने जुड़ाव को अनुभव कर पाएंगे। और इस प्रकार से जब यह जुड़ाव अनुभूत होगा, इस प्रकार से जब यह जुड़ाव विकसित होगा, तो निश्चित रूप से हम यह देख पाएंगे कि भाषा के साथ हम पल्लवित और पोषित हो रहे हैं। भाषा हमसे अलग नहीं है, भाषा कठिन नहीं है, अपितु भाषा अत्यंत सरल है। बिल्कुल, वंदना सेन, आपने बिल्कुल सही लिखा है। वंदना सेन का कहना है कि संस्कृत केवल पंडितों की भाषा नहीं है, यह भी लोगों के भ्रांति बनी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वंदना सेन, आपका विचार बिल्कुल ठीक है कि यह पंडितों की भाषा नहीं है। हम इसे केवल पूजा या कर्मकांड में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार न करें, अपितु यह भाषा सभी के लिए उपयोगी है, और हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हो, जो भी अपने विचारों का सशक्त माध्यम से आदान प्रदान करना चाहता हो। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भाषा सशक्त हो, मजबूत हो, और ऐसी भाषा के माध्यम से, ऐसी भाषा के शब्द प्रयोग के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम उस भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रयत्नशील हों। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम इस भाषा के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब हमें इस भाषा में प्रयोग करना है, तो प्रश्न उठता है कि किम करणीयम। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई सुझाव है, आपके मन में कोई विचार है, तो अवश्य लिखिए कि यदि हमें भाषा का ये प्रयोग प्रारंभ करना है, भाषा के इस प्रयोग को आधार बनाना है, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से उस भाषा के प्रयोग में अग्रसर हो सकते हैं, हम किस प्रकार से उस भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने किसी मित्रों को भी इसमें जोड़ना चाहें इस संवाद के साथ में, तो बिल्कुल आपका सादर अभिनंदन है, क्योंकि संस्कृत से जुड़ने वाले अधिक से अधिक लोगों के माध्यम से ही हम इस संवाद को अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो आप अपने अन्य मित्रों के साथ भी इस लिंक को साझा कर सकते हैं, और जिससे कि वे सब लोग भी जुड़े। यदि आपके विचार आते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा कि किम करणीयम, कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर रखता हूँ, और आप साथ साथ अपने कमेंट्स भी इसमें लिख सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि भाषा प्रयोग के लिए, भाषा के अंतर्गत हम अधिक से अधिक प्रयोग करें, तो किम करणीयम, तो ये 4-5 बातें हैं जो कि आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, जो कि हमें समझनी है, जिसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहला, संस्कृत श्रवण। हमें प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का श्रवण करना शुरू करें, क्योंकि जब हम संस्कृत भाषा का श्रवण करना शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह समझ पाते हैं कि भाषा को कैसे बोला जाता है, भाषा को किस प्रकार से हम समझ पाएं, किस प्रकार से हम प्रयोग कर पाएं, उसका सही उच्चारण क्या है। तो इसलिए संस्कृत श्रवणम, संस्कृत को अधिक से अधिक सुने, संस्कृत का श्रवण अधिक से अधिक करें।
यदि आप सहमत हैं इस बात से तो अवश्य ही लिखिए। इसके पश्चात संस्कृत के श्रवण, क्योंकि हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं कि हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन भी आवश्यक है, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से यदि हमने संस्कृत को नहीं सुना, संस्कृत का श्रवण नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हम संस्कृत का संभाषण भी नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृत का श्रवण करेंगे, संस्कृत को बोलना, बोलते हुए सुनेंगे, तब जाकर के हम संस्कृत के संभाषण की ओर भी अग्रसर हो सकेंगे, और ऐसी स्थिति में संस्कृत संभाषण हमारा सुदृढ़ बनता चला जाएगा। और उसी के साथ साथ संस्कृत पठनम, संस्कृत पठन से सामान्य तौर पर सभी लोग ये मानते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है या पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उसे पढ़ना। पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ना भी आवश्यक है, लेकिन इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में जो कुछ उसके इतर लिखा जा रहा है, जो कुछ नया लिखा जा रहा है, कोई लेख पढ़ना, कोई कहानी पढ़ना, कोई अंश को पढ़ना, कोई उपन्यास को पढ़ना, या फिर किसी भी पुस्तक को पढ़ना जो कि आपके पाठ्यक्रम से इतर भी है, तो ऐसी स्थिति में जब हम संस्कृत में अनवरत पठन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हमारा भाषा का जो दृष्टिकोण है, भाषा की जो आधार है, वह आधार विकसित होता चला जाता है। तो पहला क्या है? संस्कृत श्रवणम, दूसरा संस्कृत संभाषणम, तीसरा संस्कृत पठनम, और फिर चौथा आता है संस्कृत लेखनम। अर्थात संस्कृत में कुछ ना कुछ लिखें, हमें संस्कृत में कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करना चाहिए। केवल देख करके लिखना अपने आप में एक लेखन है, लेकिन स्वयं के विचारों को लिखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों को भी एकत्रित कर सकते हैं, और वह भी संस्कृत माध्यम में लिखें। तो संस्कृत का श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, इसमें हमें अनवरत प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ संस्कृत संभाषण शिविरम, आप में से कई विद्यार्थी संस्कृत संभाषण शिविरों के बारे में जानते होंगे। ऐसे अनेक शिविर होते हैं जिन शिविरों में हम देखते हैं कि संस्कृत संभाषण सिखाया जाता है, संस्कृत को बोलना सिखाया जाता है, किस प्रकार से संस्कृत को बोला जाना चाहिए उसके अभ्यास करवाए जाते हैं। ऐसे शिविर किसी भी विद्यार्थी के लिए अत्यधिक आवश्यक हो सकते हैं। यदि आप में से किसी ने भी संस्कृत संभाषण शिविरों में भाग लिया है तो अवश्य ही यहाँ पर लिखिएगा। इसमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हमने संस्कृत संभाषण शिविरों में भाग लिया है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा जो है, यदि हम उसे विकसित करना चाहते हैं, स्वयं में पल्लवित पोषित होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इन पांचों चीजों को, पांचों बातों को लगातार करते चले जाएं, इन पांचों सोपानों पर अपने आप को सुदृढ़ता से स्थापित करें। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारा भाषाओं के प्रति जो कौशल है, हमारा भाषाओं के अंतर्गत जो विकास जिस प्रकार से होना चाहिए, वह विकास सम्यक तरीके से होता चला जाता है। इसी के पश्चात यदि हम बात करते हैं कि अब हमें इसे यदि करना है, यानी कि हम संस्कृत में श्रवण भी करना चाहते हैं, संस्कृत में संभाषण भी करना चाहते हैं, संस्कृत में पठन और लेखन भी करें, संस्कृत संभाषण शिविरों को भी करें, लेकिन क्यों, किमर्थम, उससे क्या लाभ होने वाला है? तो यदि आप अपने कमेंट्स में भी उसे लिख सकते हैं तो अवश्य लिखें, और जो कुछ बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे बिंदु आपके सामने हैं। संस्कृत भाषा में यदि हम इस प्रकार से तैयार होते हैं, इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात आत्मविश्वास है। हम में आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, और मेरा मानना यह है कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिस आत्मविश्वास के माध्यम से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आपकी संस्कृत के क्षेत्र में जिस भी तरह की उन्नति करने की इच्छा है, जहां भी पहुंचने की इच्छा है, जो भी प्राप्त करने की इच्छा है, जो भी सीखने की इच्छा है, वह आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली है।
क्योंकि आपको वह आत्मविश्वास मिला है कि हाँ, मैं संस्कृत को जानता हूँ, मैं संस्कृत को प्रयोग कर सकता हूँ, मैं संस्कृत को बोल सकता हूँ। यदि कोई मेरे सम्मुख संस्कृत बोल रहे हैं तो मैं उसे समझ सकता हूँ। यह आत्मविश्वास निश्चित रूप से आप सबके लिए एक ऐसी संजीवनी होगा जिस संजीवनी के माध्यम से हम किसी भी रोग की दवा या किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि हमें संस्कृत में अपने आप को इस प्रकार से विकसित क्यों करना चाहिए, तो वह है संस्कृते श्रद्धा। अर्थात संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा में यदि हम चाहते हैं कि हम श्रद्धावान हों, संस्कृत भाषा में पढ़े लिखे कई बार ऐसे कुछ लोग भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि संस्कृत भाषा में तो कुछ नहीं है। उनकी संस्कृत पे श्रद्धा क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण संस्कृत की कमियां नहीं है, अपितु स्वयं उनकी कमियां हैं कि वे स्वयं अपने अंदर उन समस्त कौशलों का विकास नहीं कर सके। यदि हम अपने अंदर स्वयं में इन कौशलों का विकास करते हैं तो संस्कृत में श्रद्धा का विकास होगा और यह श्रद्धा भी हमें संस्कृत में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। समाज प्रतिष्ठा। वर्तमान समय में संस्कृत से जुड़े अनेक लोगों को देखते हैं, लेकिन उनमें से जो संस्कृत बोलते हैं, जो संस्कृत को सुनने पर समझ लेते हैं, जो संस्कृत में विशिष्ट कार्य करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा विशिष्ट होती है। यदि हम संस्कृत से जुड़े हुए अति सामान्य वर्ग ना बनना चाहें, कुछ विशेष बनना चाहें, यदि हम चाहते हैं कि समाज में संस्कृत के क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा हो, यदि हम चाहते हैं कि समाज में संस्कृत के क्षेत्र में लोग हमें जाने पहचाने, तो ऐसी स्थिति में अत्यंत आवश्यक है कि हम संस्कृत का व्यवहार भी करें, संस्कृत को बोले भी। और इसी के साथ साथ कार्य कुशलता। जब हम संस्कृत बोल सकेंगे, जब हम संस्कृत को सम्यक प्रकार से पढ़ सकेंगे, जब सुनने में हमें संस्कृत समझ में आ आएगी, तो हमारा लेखन भी विकसित होगा। समस्त प्रकार के भाषाई जो कार्य होंगे, उन कार्यों में आप कुशल होते चले जाएंगे। यह कुशलता अत्यंत आवश्यक है। हम कई बार देखते हैं कि कई विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी प्रकार से बीए और एमए करने के बावजूद शिक्षक नहीं बन पाते। शिक्षक बनने के लिए उन्हें अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है। शिक्षक बनने के लिए उन्हें फिर से कोचिंग संस्थान तक जाना होता है। जिस भाषा को हम समझ चुके हों, जो भाषा हम बोल पाते हों, जो भाषा हम सीख चुके हों, उस भाषा के लिए क्यों आवश्यकता है इन सब चीजों की? क्योंकि उसके लिए जो कुशलता या जो कौशल का विकास हो जाना चाहिए था, वह हम नहीं कर पाए। इसी कारण से अब हमें आवश्यकता पड़ती है पुनः उस भाषा को पढ़ने की। लेकिन भाषाओं का जो कौशल का विकास है, वह बचपन में, विद्यार्थी जीवन में जितना श्रेष्ठ तरीके से हो सकता है, आने वाले जीवन में या आगे बढ़ करके उसका विकास होना धीमे धीमे कठिन होता चला जाता है। उसके लिए प्रयत्न भी अधिक करने पड़ते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही हम इस प्रकार से इन समस्त कार्यों में कुशल होने का प्रयत्न करें। और सबसे बड़ी बात है आत्मिक संतोष। यदि हम भाषा को इस प्रकार से सीखते हैं, भाषा को सम्यक प्रकार से बोल पाते हैं, यदि वयं भाषां वक्तुं शक्नुमः, भाषां श्रोतुम् अवगन्तुं च शक्नुमः, यदि भाषायां पठितुं शक्नुमः, यदि वयं भाषायां लेखनं कार्यं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि निश्चितरूपेण आत्मिक संतोषः भवति। वयं चिन्तयामः यत् वयं संस्कृत पठितवन्तः तथा संस्कृते कार्यमपि कुर्मः, अतः मम सन्तोषः अस्ति। अहं सम्यक्तया कार्यं करोमि, मम कार्येषु काठिन्यं नास्ति, अहं सम्यक्तया संस्कृतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोमि, अहं सम्यक्तया संस्कृतस्य व्यवहारं कर्तुं शक्नोमि। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो यह आत्मिक संतोष होता है और यह आत्मिक संतोष अत्यंत महत्वपूर्ण होता चला जाता है। तो यदि हम अपने जीवन में आत्मविश्वास को प्राप्त करना चाहते हैं,
संस्कृत के प्रति श्रद्धा को विकसित करना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, कार्यों में कुशल बनना चाहते हैं और आत्मिक संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं संस्कृत से जुड़कर, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि हम संस्कृत भाषा के इन सोपानों का विकास करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषाई कौशल में, भाषाओं के आगार में, उन भाषाओं के महत्वपूर्ण सोपानों में बहुत आवश्यक है कि हम संस्कृत भाषा से अत्यधिक रूप से जुड़ें और उन भाषाई कौशलों का विकास करें जो भाषाई कौशल हमारे लिए आवश्यक हैं। हम अनवरत प्रयास करते रहेंगे इन भाषा के कौशलों के विकास के लिए। आपको इस प्रकार से वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ पाथेय प्रदान करने का, आपके विचार और साथ ही आपके चिंतन और आपकी प्रेरणाएं हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा जी ने लिखा है कि प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान। निश्चित रूप से ओम प्रकाश जी, आप भी अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं संस्कृत के कार्यों के अंतर्गत, और आप जैसे व्यक्तित्वों के माध्यम से यह प्रेरणाएं हमें भी प्राप्त होती रहती हैं। अतः आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, अपने साथियों तक और जो भी संस्कृत सीखने वाले हैं उन तक पहुंचाएं, तो ये वीडियोस और भी अधिक महत्वपूर्ण होंगे और संस्कृत से जुड़ने वाले लोगों को संस्कृत से जुड़ने में कुछ सरलता का अनुभव होगा। बहुत ही सुंदर गीत है और उसकी इस पंक्ति के साथ हम इस व्याख्यान को अब समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि कई बार इसके संदेश जो होते हैं वे संदेश आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस चैनल से अनवरत रूप से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें। इस चैनल पर अनेक प्लेलिस्ट्स हैं। प्लेलिस्ट के अंतर्गत संस्कृत से जुड़ी हुई अनेक सामग्री है। आप उन सामग्रियों का भी उपयोग कर सकते हैं, उन सामग्रियों को भी यथा आवश्यकता आप साझा कर सकते हैं। संस्कृतेन संभाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। संस्कृतेन संभाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। संस्कृतेन संभाषणं कुरु, अर्थात संस्कृत से संभाषण करें, संस्कृत के माध्यम से संभाषण करें, संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार में करना शुरू करें और जीवनस्य परिवर्तनं कुरु, हमारे जीवन को आप परिवर्तित करें, अपने जीवन में परिवर्तन के कारण बने। और निश्चित रूप से वंदना सेन भी लिख रही हैं कि जी सर, संस्कृत अध्यापन का वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना के विकास के लिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए। भारतीय भाषा का संरक्षण करने के लिए, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक नैतिक विकास के लिए, इन सभी और चरित्र निर्माण के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक कारण संस्कृत सीखने के लिए विचार किए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है कि हम इन कारणों में स्वयं से जुड़े हुए कारणों को तलाशें। हम जितने ज्यादा स्वयं को विकसित करेंगे, जितना ज्यादा स्वयं विकसित होंगे, उतना ही हम अपने आसपास के वातावरण को और साथ ही संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले समस्त लोगों को जागरूक और प्रेरित कर पाएंगे। भाषा के दृष्टिकोण से संस्कृत भाषा एक सशक्त भाषा है तथा इसको सीखना हम सभी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को या इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को जो कि इस चैनल पर मौजूद हैं उन्हें साझा करें। संस्कृत और हम एक संवाद आपके साथ का यह चतुर्दश वीडियो था। इसके पूर्व के वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और
उनके विषय में भी अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।